नमस्कार मित्रों, मैं वंदना सुखवाल अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, संस्कृत वर्णमाला। नया तो नहीं है क्योंकि संस्कृत की शुरुआत ही इस टॉपिक से होती है। तो चलिए पढ़ते हैं संस्कृत वर्णमाला। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं? न क्षरति इति अक्षरः, अर्थात जिनका कभी क्षर नाश नहीं होता उन्हें अक्षर कहते हैं। ठीक है, अब अक्षर क्या होते हैं? तो विभिन्न शब्दों के उच्चारण करने में मुख से निकली ध्वनियाँ अक्षर कहलाती है। यानी हम जो भी उस शब्द का उच्चारण करते हैं और उस उच्चारण में हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उसे हम अक्षर कहते हैं। ठीक है, बहुत से होते हैं जो अक्षर और वर्ण को एक ही समझते हैं, लेकिन अक्षर और वर्ण एक नहीं है। विशेष ध्यान रखिए, अक्षर और वर्ण एक नहीं है। ठीक है, अब वर्ण क्या होते हैं? अब इन्हीं अक्षरों ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हीं चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो वर्ण साधारणतः वर्ण क्या होते हैं? चिन्ह। ठीक है, जैसे स, उ, र, अ, ज, अ। अब इस हलत को मत भूलिएगा। ठीक है, बहुत से ऐसे होते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो स इसके नीचे हलंत है, तो ये क्या है? अक्षर है। उ अक्षर है, र अक्षर है, अ अक्षर है, ज अक्षर है, अ अक्षर है। लेकिन जब स और उ मिलके सु बनेगा, र और उ मिलके र बनेगा, ज और अ मिलके ज बनेगा, तो ये कहलाएंगे वर्ण। ठीक है, और इन्हीं वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द। तो सूरज एक शब्द हुआ और शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। ठीक है, चलिए अब स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? तो स्वर होते हैं 9। ठीक है, साधारणतः व्याकरण में हम अच स्वराः कहते हैं। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो अक्षर होते हैं वही स्वर होते हैं। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये सब अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 9। अब इन्हें भी 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व 5, दीर्घ 8। ठीक है, तो 5 कौन कौन से? अ, ई, उ, री, री। और दीर्घ कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब ये जो ए, ऐ, ओ, औ है, इन्हें मिश्रित स्वर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ए, अ और ई से मिलकर, अ और ऐ से मिलकर ऐ, अ और उ से मिलकर ओ, और अ और ओ से मिलकर औ बनता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर 5 और 8 मिलकर तो 13 हो गए, फिर आप स्वर 9 कैसे बता रहे हैं? तो स्वर किन्हें माना जाता है? अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, उन्हें हम स्वर मानते हैं। तो उनकी संख्या कितनी है? 9। ठीक है, चलिए आगे देखिए व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, इनको भी हम 3 भागों में बांटते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ठीक है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो स्पर्श कितने हैं? 25, अंतस्थ 4 और ऊष्म 4। 25, 4, 4 दोनों मिलाकर हो गए 33। ठीक है, कुल मिलाकर 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। अब इनका विभाजन किया गया है। तो स्पर्श कौन कौन से होते हैं? कादयो मावसानाः स्पर्शाः, अर्थात क से लेकर म तक के जो वर्ण होते हैं वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। जैसे कु, चु, टू, तु, पु। तो क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के और प वर्ग के, ये सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें हम उदित भी कहते हैं। फिर अंतस्थ, यण अंतस्थाः, यणो अंतस्था। तो यण वर्ण जो होते हैं, यण प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं वो अंतस्थ कहलाते हैं। जैसे य, र, व, ल। ठीक है, उसके बाद उष्मा, शल, उष्माणः, यानी शल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले उष्म वर्ण। तो कौन कौन से? श, स, स, ह। इस प्रकार से संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हो गए? 46। ठीक है, उसमें से 9 स्वर, 33 व्यंजन, दोनों मिलाकर 42 वर्ण। ठीक है, इसके अलावा 4 वर्ण और होते हैं जिन्हें अनुस्वार, विसर्ग, जीवा मूल्य और उपदमानीय, ये सब लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है। ठीक है, जिन्हें हम साधारणतः इन्हीं को पढ़ते हैं। अब इसके अलावा क्ष, त्र, ज्ञ, इन्हों भी व्यंजन होते हैं, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल से बने हैं और इनकी गणना व्यंजनों में नहीं की जाती है।
क्योंकि ये स्वतंत्र व्यंजन भी है। क्ष त्र ज्ञ, क और श, त और त्र, झ और य, झ। ठीक है। कितनी बार एग्जाम्स में इनके बारे में भी पूछा जाता है कि जैसे घ वर्ण किससे मिलकर बना है, तो ऑप्शन दिए होंगे झ, य, फिर कहीं झ और य, इस तरह से ऑप्शन होते हैं जो हमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। लेकिन याद रखना है झ और य से मिलकर झ बना होता है। ठीक है। घ बोलते हैं, उच्चारण में ज़्यादातर घ कहा जाता है, लेकिन घ नहीं होता है, झ होता है। झ और य, ग और य नहीं, झ और य। ठीक है। अब है, ये तो हुआ था हमारे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। ठीक है। अब हम कितनी बार वैसे साधारणतः नहीं पूछते हैं, लेकिन जो हायर क्लास एग्ज़ाम्स होते हैं स्कूल लेक्चरर के और कॉलेज लेक्चरर के और इनमें, तो उनमें पूछा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण होते हैं 63 या 64। ठीक है। कहीं कहीं 63 भी माना जाता है, 64, दोनों में से जो ऑप्शन में हो आपको वो करेक्ट करना होता है। ठीक है। इसमें से स्वर्ण वर्ण होते हैं 21 और या 22, या तो 21 होंगे या 22 होंगे। ठीक है। कभी कम ज़्यादा हो जाते हैं, तो इतना कोई विशेष महत्व नहीं है। ठीक है। उसके अलावा होते हैं व्यंजन वर्ण जो होते हैं 42। ठीक है। अब ये 42 व्यंजन वर्ण होते हैं, इनमें कौन कौन से होते हैं, तो 25 वर्ष, वही क ख ग घ ञ च छ झ झ ञ, क वर्ग, च वर्ग, फिर ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, त वर्ग, त थ द ध न, और प वर्ग, प फ ब भ म। ठीक है। 4 ऊष्म शल प्रत्याहार वाले कौन कौन से, श, श, स, ह। 4 अंतस्थ जानते हैं आप, य, व, र, ल। फिर इसके अतिरिक्त 4 यम वर्ण, 1 विसर्ग, 1 जीवा मूल्य, 1 अनुस्वार और 1 उपनमान्य। और इस एक और होता है दुस्पष्ट। ठीक है। लेकिन इतना महत्व नहीं है, ज़्यादा आपको इतना गहराई में नहीं जाना है। सिंपल सा पूछते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन होते हैं, तो साधारणतः तो हम मानते हैं जो 46 व्यंजन होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में कितने व्यंजन संस्कृत वर्णमाला में अक्षर होते हैं या वर्ण होते हैं पूछा जाता है, तो उसकी जगह हमें 63 या 64 जो ऑप्शन होगा उसको हमें टिक करना होता है। ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखिए, संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या 46 और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 63 और 64। ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको अपनी तरफ से लगता है कि कुछ गलत बताया है या कहीं आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के ज़रूर भेज दें। थैंक यू।